हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे 5 ईयर प्लान्स के बारे में। और 5 ईयर प्लान्स की हिस्ट्री मैंने बताई थी कि कैसे हमने इसको शुरू किया। 1951 से 1956 तक फर्स्ट ईयर प्लान था, और क्योंकि ये 5 ईयर प्लान है तो 5 साल में ख़त्म होना ही था इसको। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, ये इस सबसे पहले किसी भी प्लान के ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है इसका उद्देश्य क्या है। जैसे मान लो आप स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपका उद्देश्य फिक्स होना चाहिए कि आप ऐसा करके आपने क्या चीज़ प्राप्त करनी है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव तय किए थे कि अगर 5 साल पूरे होने के बाद अगर ये सफल है तो किस आधार पर है, मतलब अगर ये ऑब्जेक्टिव ये अचीव कर लेती है ये 5 ईयर प्लान। मान लो हमने गरीबी को दूर करने का टारगेट रखा, ऑब्जेक्टिव रखा। 5 ईयर प्लान के बाद 5 साल के बाद जब इसका हम इवैल्यूएशन करेंगे, हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो इस आधार पर करेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त किए गए। 5 ईयर प्लान का जो समय था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, अब हम ये पढ़ेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का समय था 1951 से 56 तक, इसकी ड्यूरेशन थी। उसका ऑब्जेक्टिव था कंट्री से इकोनॉमिक पॉवर्टी जो है वो दूर करना है, इकोनॉमिक बिल्डअप करनी थी, इकोनॉमी को सुधार करना था। और इस प्लान का नाम था के कामराज प्लान। एक यंग इकोनॉमिस्ट थे भारत के, इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द प्लान। इस प्लान को ड्राफ्ट करने में इनको शामिल किया गया था और इसलिए इसको के कामराज प्लान कहा गया। ये 2-3 चीज़ें हैं जो फैक्चुअल चीज़ हैं वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट ईयर प्लान कहाँ से कब तक चला, ये किसके नाम पे रखा गया, और इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था कृषि का डेवलपमेंट करना। Argues that India should hasten slowly for the first 2 decades as a fast rate of development might endanger democracy। के कामराज का कहना था कि जो 2 डेकेड्स हैं जिसमें हम आज़ाद हुए हैं, 1947 से लेकर 1967 तक का जो 2 डेकेड्स का काल है, 2 दशकों का काल है, उसमें हमें स्लोली धीरे धीरे विकास करना चाहिए। अगर हम तेज गति से विकास करने की सोचेंगे तो शायद वो हमारे लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक साबित होगा। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस्ड मेनली द एग्रियन सेक्टर। ये एक तीसरा फैक्टर शुरू होता है कि ये कि इसका मोटो क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। वो मेनली था एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना, खेती का विकास करना। और खेती के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इरिगेशन की। इरिगेशन मीन्स सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो डैम्स बनाना, क्योंकि डैम से क्या होता है, नहरें निकाली जाती हैं नदियों से, इरिगेशन सिस्टम तय किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हिट हार्डेस्ट। क्यों, सबसे ज़रूरी क्यों था एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना। एक तो उस टाइम जो है 70-75% लोग हमारे खेती में इन्वॉल्व थे। अब जो कहते थे कि भारत गांव में बसता है, और अगर 75% इसके साथ इन्वॉल्व हैं खेती के साथ, तो लोग 75% इकोनॉमी भी तो भारत की उन्हीं के साथ है। अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो यूँ समझ लो कि 75% लोगों का जीवन सुधर जाएगा। ठीक है ना। और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ऐसा था जो पार्टीशन के दौरान और ब्रिटिश रूल के अधीन जब हम भारत में थे, सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव खेती पर रहा था। ह्यूज एलोकेशंस वर मेड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, और इस तरह से हज एलोकेशन वर मेड फॉर द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। खेती का विकास करने के लिए, खेती की समस्याओं को दूर करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्याओं को दूर करने के लिए बड़े बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लगाए गए और पैसा उन पर एलोकेट किया गया। जैसे भाखरा नांगल डैम, ये जो पंजाब और इसके बॉर्डर पे है, सतलुज ब्यास नदी पे है, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे, और ये सबसे बड़ा डैम है।
भारत का। द प्लान आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ लैंड, इसी को का उद्घाटन करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि बड़े डैम जो है भारत के मंदिर हैं, आधुनिक भारत के मंदिर हैं। द प्लान आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री, और सबसे बड़ी हमारी समस्या उस टाइम खेती की ये थी, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं था। भू जिम्मेदारी सिस्टम ऐसे थे हमारे देश के जिसमें किसी किसी के पास तो 300-400 एकड़ तक जमीन थी, पूरे गांव के गांव किसी जमींदार के अंडर थे, और जो लोग खेती करते थे वास्तव में उनके पास जमीन ही नहीं थी। तो इस वजह से सबसे पहले तो जमीन का बंटवारा करना था, और उसके लिए दो चीजें हमने की। एक तो चकबंदी सिस्टम अपनाया गया जिसमें छोटे छोटे खेतों की जगह बड़े बड़े खेत बनाए गए। मान लो एक किसान के खेत 10 एकड़ जमीन है और 10 जगह वो बिखरी पड़ी है, तो ऐसे में वो ठीक ढंग से खेती कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए चकबंदी नाम की एक सिस्टम चला था और एक बंदोबस्त किया था जमीन का कि एक व्यक्ति के पास 40 एकड़ से या 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रहेगी। मतलब ऐसी कोशिश की गई कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनसे ज़मीन लेकर छोटे किसानों में ज़मीन बांट दी जाए जो एक्चुअल में खेती करते हैं। हर राज्य में लैंड का सिस्टम अलग था भाई, ठीक है। द प्लान, जैसे बंगाल में ये है कि 3-4 साल तक अगर कोई खेती नहीं करता किसी लैंड पे तो लैंड उसकी हो जाती जो उस पर खेती करता है। वहाँ के जमीन रखने के लिए खेती करनी जरूरी होती है। द प्लान आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन अवर कंट्री, द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ, इट फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म एज द की टू द कंट्री डेवलपमेंट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक तो आपके इरिगेशन के लिए डैम बनाए गए, नहरें निकाली गई, और दूसरा लैंड रिफॉर्म्स किए गए, भूमि सुधार किए गए। वन ऑफ द बेसिक एम क्या था? द प्लानर, जो योजना बनाने वाले थे उनका एक ऑब्जेक्टिव या एम ये था वाज टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, विच कुड बी पॉसिबली ओनली इफ द पीपल सेव्ड मोर मनी देन दे स्पेंट। और प्लानर का एक ये जो फैक्ट है, मैं बार बार क्लास में भी कहती हूँ कि ये सबसे बेस्ट था हमारे देश में कि हमने जो ज़रूरत की चीज़ थी, जो नीडी थिंग्स थी, उनकी तरफ, उनके प्रोडक्शन पे तो फोकस किया। मान लो ग्रेन है, उसको प्रोडक्ट करना है, लेकिन जो चीज़ फैंसी थी, फैंसी का मतलब जिनके बगैर काम चलाया जा सकता है, जो उपभोगवादी संस्कृति में आती है, मतलब जिनकी वैसे ज़रूरत नहीं होती लेकिन घर सजाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए वो चीज़ें हम घर में ले आते हैं। जैसे कि कई जगह आप देखोगे बड़े बड़े घरों में फर्नीचर इस ढंग का होता है जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं है, या पोट ऐसे रखे होते कि फ्रांस से ये पोट आया और इसकी कीमत 3 लाख रुपए है। इस तरह की चीज़ें हमने बनाई ही नहीं ताकि लोग वेस्ट चीज़ों पर अपना पैसा खर्च ना करें। जैसे आज एक घर में अगर 5 बंदे हैं, 5 के पास मोबाइल है, तो ये क्या है? ये उपभोगवादी संस्कृति का प्रतीक है। ऐसे लोग जो सारा दिन 2 GB नेट जलाते हैं, 500 रुपये खर्च करते हैं और देखते एक स्टूपिड वीडियो है, उनके लिए एक ये पैसा, मतलब पैसा खराब करने वाली बात थी ना। उस टाइम भारत जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था इन चीज़ों को। हम ज़रूरत की चीज़ें अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम, जो फालतू की चीज़ें उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो भारत में वो चीज़ मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई जो इस तरह की चीज़ें थी, जो कंज्यूमरिज्म में आती थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी। इन्हें इसेंशियल गुड्स जिन्हें बोलते हैं। 2 तरह की चीज़ होती हैं, एक इसेंशियल गुड होती है जिनके बगैर काम नहीं चल सकता। मान लो घर में रोटियां चाहिए, वो इसेंशियल है भूख करने के लिए, लेकिन एक कंज्यूमरिज्म की चीज़ है कि आप रोटी बनी है, आपके यहाँ सब कुछ है, बट आपका मन पिज्ज़ा खाने को दौड़ रहा है, तो ये कंज्यूमरिज्म की चीज़ें होती हैं, ठीक है। चाहे आपकी रोटियां बेकार ही क्यों ना चली जाएं। तो उस टाइम बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमने इसेंशियल चीज़ों की प्रोडक्शन की, जो बेकार की कंज्यूमरिज्म की चीज़ थी उनको हमने नहीं पैदा किया, प्रोड्यूस किया। विच कुड बी पॉसिबल ओनली इफ द पीपल सेव्ड मोर मनी देन दे स्पेंट। और इसके लिए ज़रूरी था
कि लोग जो है उतना पैसे बचाएं जितना वो कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा सेव करें और कम स्पेंड करें। देखो ये भारत में शुरू से ही है, आज से नहीं है। ये भारत की सोसाइटी का सदियों से कल्चर रहा है कि हम सेविंग में जरूर कुछ रखते हैं। या आपने एक धनिया और हरिया की कहानी पढ़ी होगी कि हरिया की उपका की चरम से खलियान में सारी जो फसल जल गई थी, लेकिन धनिया के पास फिर भी कुछ न कुछ था, गांठ में पैसे थे। भारत के लोगों के पास ये होते हैं, सेविंग का कल्चर है। जैसे यूरोप वगैरह में चले जाओगे, वहाँ आपके जो कार्ड सिस्टम है, वहाँ एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड वो सब खाली ख़त्म हुए मिलेंगे, बल्कि उन पे कर्ज चढ़ा हुआ मिलेगा। दिखने में वो बहुत ज़्यादा अमीर दिखेंगे कि इन जैसे कोई अमीर नहीं है, लेकिन वो पैसे, जैसे अभी कोविड-19 की बीमारी चली तो हमारे यहाँ लॉकडाउन करने में हमें ज़्यादा कोई परेशानी हुई नहीं, क्योंकि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ सेविंग में था जिससे 2-3 महीने का काम चल सकता था। इतना रिस्क होते हुए भी यूरोपियन देशों ने किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं किया। वहाँ 700-800 बॉडीज एक दिन में निकली हैं शुरू में तो, बट क्योंकि उनके पास सेविंग के नाम पे कुछ होता ही नहीं है, वो लॉकडाउन कर ही नहीं सकते थे। तो इस तरह से भारत में एक बड़ा अच्छा कल्चर था ये कि सेव ज़्यादा करें, पैसे कम खर्च करें। एज द बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग वाज वेरी लो इन द 1950, जो पैसे खर्च करने का जो दायरा था वो बहुत कम था 50s में। इट कुड नॉट बी रिड्यूस एनी मोर, इसको और कम नहीं किया जा सकता था। सो द प्लानर शो टू पुश सेविंग अप, और इसलिए प्लानर का मेन मकसद था कि सेविंग को ऊपर उठाया जाए, मतलब जो आमदनी हो रही है उनमें सेविंग बचा कर भी रखा जाए, क्योंकि सेविंग से पूंजी क्रिएट होती है। It too was difficult as the total capital stock in the country was rather low compared to the total number of employable people. Nevertheless, people saving did rise in the first phase of the planned process until the end of the third 5-year plan. लेकिन शेविंग बढ़ी नहीं उसके बावजूद भी, क्योंकि इतने दिनों की समस्या थी, वो कभी एक फेज में पूरी नहीं हो सकती थी। 250-300 साल से हम गुलाम थे, और इस गुलामी के दौरान जो शासक थे उन्होंने कोई इस तरह की पॉलिसीज या प्लानिंग नहीं की कि भारत के लोगों की आय को ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि उनको पता था जैसे ही ऊंचा उठाए जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे और हमें बाहर निकाल देंगे। बस उनको तो ऐसी पब्लिक चाहिए तो गरीबी में अपना चक्कर व्यूह में फंसी रहे, और उन्हें सोचने का ही टाइम ना मिले अपने 2 रोटी के जुगाड़ में कि उनके शासक उनके साथ क्या कर रहे हैं। बट द राइज वॉज नॉट एज स्पेक्टिकुलर एज वॉज एक्सपेक्टेड एट द बिगिनिंग। लेकिन तीसरे प्लान तक आते आते कुछ चीज़ें तो हमारी ऊपर उठी, बट उतना नहीं उठी जितनी कि प्लानर ने सोचा था कि एकदम 5 सालों में ही हम सब कुछ काया पलट कर देंगे और हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेटर फ्रॉम द अर्ली 60 टिल द अर्ली 70 द प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग इन द कंट्री एक्चुअली ड्रॉप्ड, वो गिरती ही जा रही थी, क्योंकि इस टाइम हमारे पास बहुत सारे क्राइसिस भी तो आए। 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, युद्धों में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अकाल जो 65, 66, 67 में इतना भयानक अकाल था, तो बहुत सारे क्राइसिस हमने झेले। इस वजह से जो ड्रॉप है वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर लगातार पॉपुलेशन भी भारत की बहुत बढ़ रही थी। 1984 तक आते आते तो पॉपुलेशन 1947 से डबल हो चुकी थी। जैसे जैसे हम गरीबों की संख्या कम करने की कोशिश करते, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वो जनसंख्या ज़्यादा होती जाती। फर्स्ट ईयर प्लान के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हमने कृषि पर जोर दिया। सेकंड जो 5 ईयर प्लान थी उसके बारे में कुछ फैक्ट हैं कि एक 1956 से लेकर 1963 तक ये 62 तक ये चली, 61 तक ये चली, ठीक है। उसके बाद इसमें इसके जो मॉडल बनाने वाले थे उसका नाम था महालनोबिस, पीसी महालनोबिस थे, उसके कई कामराज थे।
और तीसरी बात इन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज पर जोर दिया था। ठीक है, इट वाज ड्राफ्टेड बाय द टर्म ऑफ इकोनॉमिस्ट, ए टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट। बहुत सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री इसको बनाने में बैठे हुए थे, और इसमें से एक जो लीडर थे वो थे महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। इनके नाम पर हमारे देश में स्टैटिकल दिवस मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। हमारे देश का जो सांख्यिकी दिवस है, गणना होती है ना हर तरह की, ये गणनाओं में माहिर थे, इकोनॉमिस्ट थे, तो इकोनॉमिक्स के जो लोग हैं वो गणनाओं में, स्टैटिक्स में माहिर होते हैं। इफ द फर्स्ट प्लान हैड प्रीच्ड पेशेंस, द सेकंड वांटेड टू ब्रिंग अबाउट क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको याद हो के कामराज ने फर्स्ट ईयर प्लान में बनाते हुए ये कहा था कि जो 2 डेकेड है उसमें स्लो डेवलपमेंट होना चाहिए, बट जो पीसी महालनोबिस और नेहरू जैसे लोग थे वो चाहते थे कि अब फर्स्ट ईयर प्लान की तरह हम कोई धैर्य नहीं रखेंगे, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि तेजी से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है आधारभूत ढांचा हमारा बहुत मजबूत हो। आधारभूत ढांचे का मतलब होता है जैसे स्कूल एक ढांचा है, रोड एक ढांचा है, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं वो बनाए जाएं भारत में, और चेंज लाया जाए इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और जहां जहां से विकास संभव हो सके किया जाए। बिफोर दिस प्लान वाज फाइनलाइज्ड, द कांग्रेस पार्टी एज इट्स सेशन हेल्ड एट अवादी। अवाड़ी जो सेशन है कांग्रेस पार्टी का, हर साल एक अधिवेशन होता है कांग्रेस पार्टी का। अवाडी में एक मद्रास में एक अवादी नाम की जगह है, वहाँ पर मद्रास सिटी में वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आपको याद हो इस अधिवेशन के बारे में मैंने सेकंड चैप्टर में भी बताया था कि इसमें सिन्हा ने सोशलिज्म का आइडिया बना लिया था, और इस वजह से आप सोशलिस्ट पार्टियों के बारे में जब पढ़ा था कि उनके पास कोई मेन एजेंडा रहा नहीं था कांग्रेस से अलग। Passed in important resolution, it declared that a socialist pattern of the society was its goal. जैसे ही मैं सोशलिस्ट पैटर्न बोलूं, आपको समझ जाना चाहिए कि बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएं, और जो उद्योग सरकारी हों और उनसे मिलने वाला फायदा भी सरकार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे, पूंजी किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के हाथ में ना हो, प्राइवेट उद्योग ना लगे। तो मद्रास सिटी में अवाडी जो डिक्लेरेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें सोसाइटी के लिए सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाया गया। दिस वाज रिफ्लेक्ट द सेकेंड ईयर प्लान, और सेकेंड ईयर प्लान में ये दिखा कैसे कि सरकारी जो बड़े बड़े, जैसे आपके यहाँ नालको, भालको, जो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, स्टील प्लांट, लोहे के प्लांट, बहुत सारे कोयले की खदानें, वो सारे सेकेंड ईयर प्लान में ही लगाए गए। रूस की मदद से, यूके की मदद से, जर्मनी की मदद से इस तरह के बड़े बड़े प्लांट भारत में लगाए गए। बोकारो एक प्लांट है, जैसे भिलाई, बोकारो, ये पढ़े होंगे आपने 10th में। द गवर्नमेंट इम्पोज सस्टेनेबल टैरिफिक्स, सस्टेनियल टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ये थोड़ी समझने की बात है, एक एक लाइन बड़ी अच्छी दी हुई है इसमें। देखो, अगर आपने अभी मोदी जी का एक नारा सुना हो, वोकल फॉर लोकल, सुना है ये, वोकल फॉर लोकल, इसका मतलब है जैसे हमारे चाइना से क्राइसिस हुए तो हमने चाइनीज चीज़ों को बायकॉट करना शुरू कर दिया। सरकार ऐसा कर सकती है कि ज़्यादा बायकॉट कर नहीं सकती, क्योंकि एक देश से दूसरे संबंध बिगड़ने के खतरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी तो सामान बाहर बेचना होता है। लेकिन जब लोग इसके लिए प्रभावित होंगे, लोग इसके लिए आगे आएंगे कि हमें इंडिया की बनी हुई चीज़ें ही खरीदनी है, तो मोदी जी का यही है कि लोकल जो चीज़ें बन रही है आप उसको बढ़ावा दें। इसीलिए जब हमने बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में लगाई तो हमारा ये था कि जो बाहर का माल है वो हमारे देश में ना आए। जैसे रशिया ने किया, अपने देश का सामान अपने देश में बेचा, तो बाहर से आने वाले सामान पर बड़ा बड़ा टैरिफ लगा दिया। टैरिफ होता है शुल्क। जैसे ही सीमा में कोई चीज़ प्रवेश करती है, मान लो ये भारत की बाउंड्री है, यहाँ से चीज़ आई, यहाँ प्रवेश किया, तो इस पर हमने टैरिफ लगा दिया कि भारत में प्रवेश करने का आपको ये कीमत देना पड़ेगा।
ताकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा सकें। सच प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट हेल्प बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री टू ग्रो। और इस तरह का माहौल प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, ये जो कभी मत समझो कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं रहा है, लेकिन ज़्यादा जोर पब्लिक सेक्टर के पर ही था। पब्लिक सेक्टर में सरकारी पर। As saving and investment were growing in this period, a bulk of these industries like electricity, railway, steel, machineries and communication could be developed in the public sector. Indeed, such a push for industrialization marked a turning point in Indian development. और जैसे ही इन्वेस्टमेंट हम भारत ने की तो बहुत सारी इंडस्ट्री जिससे बिजली जनरेट होती थी, बहुत सारे हाइडल पावर, बहुत सारे थर्मल पावर लगाए गए जिससे बिजली का उत्पादन हो। रेलवे की लाइन बिछाएगी, स्टील के कारखाने लगे, मशीनरीज बनने लगी, ट्रैक्टर वगैरह, कार वगैरह, कम्युनिकेशन की सुविधाएं हमने स्थापित की और इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया और भारत के विकास में एक ये टर्निंग पॉइंट था। महालनोबिस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इनका एक टिकट जारी किया था। ये साइंटिस्ट भी थे, स्टैटिशियन भी थे, सांख्यिकीकार भी थे, इंटरनेशनल रेपुटेटेड फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, आर्किटेक्चर ऑफ सेकेंड ईयर प्लान। ये भारत में स्टैटिक्स इंस्टीट्यूशन स्थापित करने में मेन इनकी भूमिका थी और सेकेंड ईयर प्लान के आर्किटेक्चर थे, उसको बनाने वाले थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा देने वाले थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही आपके देश का विकास हो सकता है। इट हाउएवर हैड टू प्रॉब्लम एज वेल, लेकिन ये नहीं है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सारी चीज़ें जैसी प्लानर ने सोची वैसी हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इंडिया वाज टेक्निकली बैकवर्ड, अभी भी हम बहुत टेक्निकली बैकवर्ड थे। लोग जहां 1957 के आसपास तो अमेरिका और यूएसएसआर अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे थे, हमारे पास बहुत ही लेस किस्म की टेक्नोलॉजी थी और वैसे ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने बहुत कम समय में ही ओवरकम कर ली थी। 1968 के आसपास 67 में हमारे यहाँ इसरो की स्थापना हो गई थी। 1948 में ही हमारे यहाँ परमाणु एनर्जी के उद्योग लग गए थे। मतलब एक समूह था हमारे यहाँ साइंटिस्टों का जो दिन रात मेहनत करके भारत को टेक्निकली डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। और आज आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आप गर्व से कह सकते हो जैसे इतने सॉफ्ट इंजीनियर भारत में हैं, कहीं भी नहीं है। भारत फार्मास्यूटिकल जो उद्योग है दवाइयों का, उसमें वर्ल्ड में नंबर 1 है। इसरो की जो स्थापना है, जो सैटेलाइट भेजती है GSLV, PSLV अंतरिक्ष में, वो सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है भारत में। यूके जैसे देश हमारे से अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। चंद्रयान मिशन, गगनयान, ये हमारे मिशन है, मून पर हम जा चुके हैं। तो टेक्निकली फॉल्ट को हमने जल्दी ही बैकवर्ड वो कर लिया था, काबू कर लिया था, लेकिन उस टाइम ये चीज़ें थी और हमें दूसरे देश दे भी नहीं रहे थे टेक्नोलॉजी। सो इट हैड टू स्पेंड प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज टू बाय टेक्नोलॉजी। और हमें बहुत सारा पैसा खर्च कर करके टेक्नोलॉजी ग्लोबल मार्केट से खरीद रहे थे। देखो भारत में जुगाड़ बड़ा सिस्टम है। बाहर से जहाज आए, हमने उनके खोल के पुर्जे देख के टेक्नोलॉजी का अनुमान लगाया कि क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई। दिस अपार्ट एन इंडस्ट्री अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर। दिस इंडस्ट्री अट्रैक्ट मोर देन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज लूम्ड लार्ज। और जैसे ही फोकस आया आपका इंडस्ट्रीज पे, तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट पैसे लगाने लोगों ने कम कर दिए, तो इससे फूड शॉर्टेज पैदा हो गई, हमें दूसरों से अनाज खरीदना पड़ा। और उसके बाद इंडियन प्लानर फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियल डिफिकल्टी। और सामने ये प्रॉब्लम होगी कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे एग्रीकल्चर का भी विकास होता रहे और इंडस्ट्रीज का भी। The third plan was not significantly different from the second. जो थर्ड ईयर प्लान थे वो उसमें दोनों इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को भी, दोनों को ही सेम बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। जो आलोचक थे वो कहते थे प्लान स्ट्रेटजी फ्रॉम द टाइम अराउंड डिस्प्ले एन अनमिस्टेकेबल अर्बन बाइश।
कई लोग ये कहते थे कि ये अर्बन शहरियों का विकास करने के लिए है, गाँव का नहीं। अदर थॉट दैट इंडस्ट्री वाज रोंगली गिवन प्रियोरिटी ओवर एग्रीकल्चर। और कुछ ये लोग कहते कि इंडस्ट्रीज़ को खाम खाई मतलब एग्रीकल्चर पर प्रियोरिटी दी जा रही है जो ज़रूरत नहीं थी। आप दोनों को बैलेंस्ड लेके चलिए। उद्योगों को आप एग्रीकल्चर पे प्रायोरिटी दोगे तो फूड स्केर्सिटी पैदा होगी और आपको फूड के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ेगा। देयर वर आल्सो दोज हु वांटेड टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री रादर देन हैवी वंस। कुछ लोग ये चाहते थे कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगे, जैसे बहुत सारे किसान नेता थे। एक जो है हमारे भारत के ही जैसे चौधरी चरण सिंह थे जिन्हें किसान नेता माना जाता है, वो ये ऐसे चाहते थे कि कृषि पर ध्यान दिया जाए और हैवी इंडस्ट्रीज पर नहीं। ठीक है, ये एलोकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर प्लान्स का है, ये पैसे हैं, इसको कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।